Hello everyone, myself CA Vishal Jain. Today we are going to understand the concept of Articles of Association of a Company. अब इसको हम AOA भी बोलते हैं. हम आज जानेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके कंटेंट के बारे में, और अगर इसको अल्टर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग और इसकी रिक्वायरमेंट्स. सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2018 बताता है हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग. अब सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 क्या बोलता है कि आर्टिकल्स मीन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट. अब जितनी भी कंपनीज एक्ट के अंदर डेफिनेशन दे रखी है, आप सबसे पहले ले लीजिए कंपनी की. क्या दे रखी है? कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ. मतलब कि अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है इस एक्ट के अंदर तो हम उसे कंपनी मानेंगे. एज पर उसकी कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी. हमें अगर कंपनी को समझना है तो हमें उसे फीचर्स देखने पड़ते हैं कि अगर ये फीचर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो हम उसे कंपनी बोलेंगे. उसी प्रकार से आर्टिकल्स की डेफिनेशन दे रखी है कि हमने अगर किसी कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया उस कंपनी के लिए एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, मतलब सबसे पहले जब बनाए, या उसे टाइम टू टाइम अगर अल्टर किया गया है, क्यों? रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ हो सकता है, या फिर कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको हम उसे इजीली उसे अचीव कर सके. तो अगर हमने उसे ओरिजिनली फ्रेम बनाया तो हम उसे आर्टिकल्स ही बोलेंगे, और अगर हमने उसे अल्टर किया है तो भी हम उसे आर्टिकल ही बोलेंगे. अगर अल्टर करने के बाद में उसका नाम चेंज नहीं हो जाएगा. फिर अब हम देखते हैं कि जो आर्टिकल्स है उसके सम फीचर्स. तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी. इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन और बाय लॉज ऑफ द कंपनी. They are related to the internal working or management of company. It plays a very important role in the affairs of company. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है कंपनी का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है. इसकी इम्पोर्टेंस सेम एज एमओए ही होती है. जैसे एमओए के अंदर बताते हैं कि हमें कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे कंपनी का फ्यूचर क्या है, हम कंपनी कैसे काम करने वाली, किस ऑब्जेक्ट के लिए काम करने वाली. आर्टिकल्स में हम बताते हैं कि जो एमओए के अंदर ऑब्जेक्ट डिसाइड है हम उसे कैसे अचीव कर सकें, या जो सब ऑब्जेक्ट है हम कैसे कन्वीनियंटली उसे हम पा सकें. तो इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन और बायलॉज ऑफ द कंपनी. अब ऐसा क्यों नहीं कहा गया है कि इट कंटेन्स लॉज ऑफ द कंपनी? क्यों? बिकॉज एमओए जो होता है वो हमें एक लिमिट देता है. वो एक लॉ तो कंपनीज एक्ट के अंदर है ही, लेकिन एमओए के अंदर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स वगैरह. अब आर्टिकल्स क्या करता है? कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि आपको कंपनी के अंदर कैसे काम करना है. फॉर एग्जांपल हम देते हैं, एक होता है कि फॉर्मल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कंपनी का टाइम होता है, और देयर इज एनी अदर रिक्वायरमेंट लाइक कि सैटरडे संडे को आपकी हॉलीडे रहेगा या सिर्फ संडे को हॉलीडे रहेगा. तो ये रूल्स है कंपनी के, आपको उन्हें मानने पड़ेंगे. तो अब ये एमओ के नीचे है, तो ये एमओ के ऊपर नहीं जा सकते. मतलब एमओ के अंदर लिखा गया है उसको अब ये ओवरराइड नहीं कर सकता. फिर दे आर रिलेटेड टू द इंटरनल वर्किंग और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. अब मैंने आपको पहले बताया कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन कंटेन करता है. अब रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के लिए होते हैं. अगर हमारे घर स्कूल के अंदर कोई रूल बनता है कि रिसेस के अंदर आपको स्कूल से बाहर नहीं जाना, या फिर आपको लड़ाई नहीं करनी किसी से भी, ये रूल आपके स्कूल के लिए. बट आपके स्कूल के बाहर खड़ा होके कोई बंदा दूसरे बंदे को अगर मार रहा है तो उस पर ये रूल्स लागू नहीं होता. उसके ऊपर सोसाइटी का रूल लागू होता है जो कानून है. लेकिन अगर स्कूल का कोई रूल है तो स्कूल तक लिमिट है. उसी प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी मीन्स जो कंपनी के अंदर जो वर्कर है, एम्प्लॉई है, मेंबर्स है, डायरेक्टर्स है, ऑफिसर्स है, उन सब पे ये रूल्स लागू होंगे. कंपनी के बाहर अगर कोई पर्सन है तो उस पर ये रूल्स लागू नहीं हो गए. तो यही बात यहाँ कही गई है कि जो इंटरनल वर्किंग और मैनेजमेंट होती है कंपनी के, उसके लिए रिलेटेड है. बाकी किसी से हमें कोई मतलब नहीं है. बाहर आप मरो जियो, हमारा कोई मतलब नहीं है. ये हम एओए बना रहे हैं ताकि हमारी कंपनी का जो वर्किंग है, जो मैनेजमेंट है, वो स्मूथली चले. फिर अभी ये सब अगर स्मूथली चलेगा तो जो कंपनी के अफेयर्स है वो चलने में ईजीली होंगे. Articles of company is its secondary document. Therefore, the content of the articles of association shouldn't contradict with the Companies Act and the MOA.
If the document contains anything contrary to the Companies Act or MOA, it will be inoperative. हम दोनों पॉइंट को साथ में देखते हैं कि सबसे पहले आता है लो, कंपनीज एक्ट जो है वो आता है, उसके बाद में आता है कंपनी का MOA, उसके बाद में आता है AOA। मतलब हमारे घर के मुखिया दादाजी जो होते हैं वो सबसे बड़े हैं, उसके बाद में आते हैं पापा, उसके बाद में जगह बचती है तो हम। तो पिताजी जो होते हैं वो दादाजी के ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते। अगर दादा ने मना कर दिया कि ये काम होनी चाहिए तो ही होगा। पापा उनसे ऊपर नहीं जा सकते, और अगर पापा ने आपको मना कर दिया कि आपको रात को बाहर नहीं जाना, तो आप नहीं जा सकते। अगर आप जाते हो तो वापस आओगे कि नहीं आओगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, और अगर आते हो तो आपको क्या क्या खाने को मिलेगा, मतलब जूते, चप्पल, बेल्ट, लाठी, उसका कोई काउंट ही नहीं है। तो मतलब अगर AOA वो MOA को कॉन्ट्राडी नहीं कर सकती, मतलब उसको ओवरराइड नहीं कर सकती, क्योंकि MOA ने एक लिमिट बता दी कि AOA आपकी औकात इतनी है, आप ये काम कर सकते हो, आप मुझसे ऊपर नहीं जा सकते। फिर अगर AOA बोलता है या AOA में कुछ लिखा है जो MOA के ऊपर है, जो उसको ओवरराइड कर रहा है, तो AOA ना उस पॉइंट के लिए इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। The private concerns that are limited by shares and thus limited by guarantee and unlimited companies must have their articles of association। मतलब जो प्राइवेट कंसर्न limited by shares, गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, उसके अंदर उनके अपने आर्टिकल्स होते हैं, उनको अपने आर्टिकल्स बनाने पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज उनका वर्क एज ए डिफरेंट हो सकता है। बट इन केस ऑफ public companies, public company may not have their articles but may adopt model articles given in Table A of Schedule 1 of the Companies Act 1956. If a public company has only some articles of its own, for the rest, article of Table A will be applicable। मतलब प्राइवेट कंसर्न के अंदर आपने बोल दिया है कि आपको अपने आर्टिकल्स लाने। पब्लिक कंपनी के अंदर क्या है, आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप चाहो तो अपने आर्टिकल्स नहीं लो, बट जो हमने एक प्रेस्क्राइब कर रखे है, एक आइडियल फॉर्मेट हमने दे रखा है कि आप ये आर्टिकल्स रख सकते हैं और इसके अंदर ये पॉइंट होंगे। अब बहुत सी कंपनीज डायरेक्टली यही चूज कर लेती है, बट अगर कुछ कंपनीज चाहे तो वह अपने आर्टिकल्स ले सकती है सारे के सारे। और नीचे के पॉइंट में ये दे रखा है कि अगर कंपनी के अपने कुछ आर्टिकल्स है तो वो बाकी आर्टिकल्स के लिए जो प्रेस्क्राइब दे रखा है फॉर्मेट, आप वो चूज कर लीजिए। फिर अब ये जो टेबल ए ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 है, उसके अंदर डिफरेंट कंपनीज के लिए अलग अलग फॉर्म है, तो हम उसे बाय वन देखते हैं। अब फॉर्म्स जो होते हैं वो कैसे दे रखे होते हैं, टेबल F से लेकर टेबल J तक होता है। अगर आपने MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स देखा है, तो उसके अंदर जो फॉर्म्स है वो टेबल A से लेकर टेबल E तक है। अब वही सीक्वेंस याद चलता है कि टेबल F में आता है लिमिटेड बाय शेयर्स। शेयर्स अगर अकेले गारंटी नहीं है तो फिर लिमिटेड बाय शेयर्स में आएंगे, मतलब लिमिटेड गारंटी। अब टेबल G में क्या आता है, गारंटी प्लस शेयर कैपिटल। गारंटी भी है, उसके अलावा शेयर कैपिटल भी है कंपनी में। अब H में क्या आता है कि सिर्फ गारंटी है, शेयर कैपिटल नहीं है। I के अंदर अनलिमिटेड कंपनी प्लस शेयर कैपिटल, और टेबल J के अंदर आता है अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। इसके आगे कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब इसके अंदर कंटेंट्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे फर्स्ट आता है क्लासेस ऑफ शेयर्स, देयर वैल्यूज एंड द राइट अटैच्ड टू ईच ऑफ देम। मींस शेयर्स है, अब शेयर्स इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, शेयर्स प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, एक्सेप्ट। अब कोई शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 है, कोई शेयर है फेस वैल्यू 5 है, कोई शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 2 है, तो कंपनी के अंदर ये बताना पड़ता है, आर्टिकल्स में लिखना पड़ता है कि हम जो शेयर्स दे रहे हैं उनकी फेस वैल्यू कितनी है, टोटल शेयर्स हम कितने इशू करेंगे इन फ्यूचर, मतलब नॉमिनल जो होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, और उनकी वैल्यू कितनी है। लाइक 2 रुपये का शेयर है, हम 1 करोड़ शेयर कैपिटल इशू करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, तो टोटल शेयर कैपिटल कितना होंगे 2 करोड़। अब इसके अंदर भी अलग अलग राइट्स के भी हो सकते हैं, जैसे डिफरेंट शेयर, इक्विटी शेयर, वो अलग अलग अगर है, अगर आप उसमें से कुछ इशू करते हो तो आप उसे बताइए। फिर कॉल्स ऑफ द शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर,
forfeiture, conversion of shares and the alteration of capital। मीन्स जो शेयर्स है वो हम कैसे बुलाएंगे, लाइक हम चाहे तो उसे एक शॉट में बुला सकते हैं कि जो शेयर 10 रुपये का शेयर है उसको 10 रुपये एक साथ बुला लो, या फिर उसे डिवीजन बुला सकते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, इस हिसाब से। तो ये हमें पहले बताना पड़ता है। फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगर आप शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे इन पब्लिक कंपनी अगर लिस्टेड है तो शेयर मार्केट पर सब कुछ हो जाता है, बट अगर आप प्राइवेट है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन होता है, प्रोहिबिशन नहीं होता, रेस्ट्रिक्शन होता है, मतलब पाबंदी है, रोक है। अगर आप कुछ कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप कर सकते हो। पहले आपको कंपनी के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उनको आप पूछना पड़ेगा। और फॉरफीचर मतलब जैसे अगर हमने आपसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट की मनी मंगाई, आपने दे दी, अब फर्स्ट कॉल के टाइम आप नहीं दे पाए पैसे, तो हम चाहे तो फॉरफिट कर सकते हैं, बट उसका एक आपको पॉइंट बताना पड़ेगा कि अगर आप फॉरफीचर करने के लिए आपके अधिकार है कि नहीं है। फिर कन्वर्जन ऑफ शेयर्स एंड अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, मतलब आप शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं अलग अलग डिवीजन में, या फिर कैपिटल को अल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बताया था, एग्जाम्पल देखा था कि 2 रुपये का शेयर है, 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है, टोटल 2 करोड़ वैल्यू हो गई। अब हम चाहे तो 2 की जगह उसको डिवीजन करके 1 करोड़ ले सकते हैं, या हमने 1 करोड़ अगर शेयर इशू नहीं किए तो हम ये बोल सकते हैं कि हम इन फ्यूचर टोटल 50 लाख शेयर ही इशू करेंगे, तो वो हम उसे अल्टर कर सकते हैं। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ फुली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक, तो इसके अगर शेयर्स है, अगर हम उसे स्टॉक के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसके अगर रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे को बताने पड़ेंगे। फिर अब ऑडिटर्स है, ये एक तरह से वन ऑफ द क्रूशियल चीज हो जाती है कि ऑडिटर्स है उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा और उसे रेम्यूनरेशन कैसे दी जाएगी, तो उसके बारे में भी हमें एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताना पड़ता है। अदरवाइज इन फ्यूचर में जाकर अगर कोई प्रॉब्लम होती है या देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन मेंबर्स, तो वहाँ हम दिक्कत में आ सकते हैं। डायरेक्टर्स, देयर अपॉइंटमेंट, पावर, ड्यूटीज एक्सेप्ट्रा, जो डायरेक्टर्स है उसका अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमने एक दिन में बोल दिया कि हमें ये डायरेक्टर बनाना है। एज ए पर्सन अगर मैं एक मेंबर बोलता हूँ डायरेक्टर बनाना है, तो अगर बाकी सब एग्री होंगे तो तभी वो डायरेक्टर बनेगा। ऐसा है नहीं कि एक पर्सन जाके अकेला डायरेक्टर बना सकता है। एंड उसकी पावर और ड्यूटीज, फॉर एग्जाम्पल हमने उसकी पावर दे दी उसे कंपनी चलाने की, अब हम उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि उसकी लिमिट 100 करोड़ तक का लोन लेने की ही है, या फिर अगर कोई बड़ा पेमेंट करना है या किसी को एडवांस देना है तो उसके लिए पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए। वैसे कुछ हम प्रोविजंस लगा सकते हैं, उसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम चाहे उतने प्रोविजंस लगा सकते हैं, बिकॉज हमने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, हमें उसकी सिक्योरिटी रखने का पूरा अधिकार है। फिर मीटिंग्स एंड मिनट्स, नोटिसेस एक्सेप्ट्रा, मतलब कंपनी की जो मीटिंग्स होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग, और जो स्टेक होल्डर्स है लाइक क्रेडिटर्स की मीटिंग, डिबेंचर, अगर उनकी कोई मीटिंग करनी है तो वो कैसे की जाएगी, कितने दिनों का मिनिमम हमारे को नोटिस देना पड़ेगा पहले। तो कंपनीज एक्ट के अंदर एक लिमिट दे रखी है 21 डेज की, बट एज ए कंपनी अगर वो चाहे तो 21 डेज को इंक्रीज कर सकती है। प्लस मिनट्स जो है वो कैसे प्रिपेयर होंगे और उसे कहाँ पे रखा जाएगा, नोटिसेस जो होंगे कंपनी के उसे कैसे इशू करना है या कैसे बताना है, वेबसाइट पे, न्यूज़पेपर में, ईमेल के जरिए, तो वो सब की एक रेगुलेशंस होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसे बताने के लिए। रूल्स रिगार्डिंग यूज एंड कस्टडी ऑफ कॉमन सील्स, अब कॉमन सील तो क्या है, अब ऑप्शनल कर दिया है, बट जब वो मैंडेटरी थी और अब अगर ऑप्शनल है, हम एज ए ऑप्शनली हम वॉलंटरी अगर कॉमन सील बनाते हैं तो हमें ये देखना होगा कि उसका यूज़ कैसे करना है, उसकी कस्टडी कौन रखेगा, या एज ए उसकी सेफ्टी कैसे रखेंगे उसकी कस्टडी की। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजर से उसकी बोरिंग पावर, जो मैंने बताया था आपको कि वो लोन में आ सकता है। अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो उसका प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, ये कंपनीज एक्ट के अंदर दे रखा है कि इस प्रकार से प्रोसीजर होगा, बट अगर आप चाहो तो उसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं। प्लस डिविडेंड एंड रिजर्व्स, कि आप डिविडेंड कैसे दे सकते हो, एक फिक्स अमाउंट है कि आप उस परसेंटेज से ज़्यादा नहीं दे सकते एज पर कंपनीज एक्ट। अगर आप चाहो तो उससे आप कम दे सकते हो। अगर आपका कुछ इंटरेस्ट है कि इन फ्यूचर में जाके आप
कुछ एक्सपांशन करना चाहते हो, उसके लिए आपको प्रॉफिट की जरूरत है, तो आप डिविडेंड मत दो, उससे आपका कैपिटल कम होगा। एक तरह से मार्केट के अंदर ऐसा पता चलेगा कि इस कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, बट अगर इन फ्यूचर अगर एक्सपांशन होता है तो वो आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। तो आप चाहो तो उसके लिए आप रूल्स बना सकते हो, और रिजर्व्स को कैसे मेंटेन करना है, कितना मेंटेन करना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम वोटिंग, पोल, प्रॉक्सी एक्सेट्रा। मतलब बोर्ड ऑफ मीटिंग के अंदर भी किसी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए वोटिंग होती है, उसी प्रकार से मेंबर्स की मीटिंग होती है जो ईयरली एजीएम होती है या ईजीएम होती है, उसके अंदर भी आप चाहो तो वोटिंग कैसे करनी है, मतलब बाय हैंड, जो अलग अलग मेथड होते हैं, तो उसके अंदर हम कैसे करें, या प्रॉक्सी होती है वो कैसे लगेगी कि अगर कोई पर्सन है वो अपनी जगह किसी और को भेजता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, हमें उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या वेरिफिकेशन चाहिए एक्सेप्ट, और कंपनी के जो अकाउंट्स एंड ऑडिट है वो किस प्रकार से होगी, ये सब हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंटेंट्स है जो हमें बताने पड़ते हैं। फिर आता है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब जो हमने आर्टिकल्स बनाए उसके अंदर अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हम उस कैसे कर सकते हैं, उसका प्रोविजन क्या है, वो सब समझेंगे। द अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल शुडंट सैंक्शन एनीथिंग इलीगल। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब आर्टिकल्स बनाए थे तब हमने बताया था कि हमारी कंपनी का जो मेन फंक्शन है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटरसाइकिल्स। अब जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे लोग 4 व्हीकल लेने के इंटरेस्टेड है, तो हमने क्या करा, अब 4 व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग करा, एंड हमने अपना प्रॉफिट बचाने के लिए हमने ऐसा लिखा कि एम्प्लॉयज़ जो है उनको हम कम पैसे देंगे। कैसे, जैसे बिलो 14 ईयर्स है जो इलीगल है, जिसे काम कराना इलीगल है, हम उसे काम करेंगे ताकि वो हमसे कम पैसे लेंगे। तो ये इलीगल है चीज़, क्योंकि वो आप अगेंस्ट लॉ कर रहे हो। तो जो हम अल्टरेशन कर रहे हैं आर्टिकल्स के अंदर वो किसी भी प्रकार से इलीगल नहीं होना चाहिए। दे शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। हमने किसी भी प्रकार का अल्टरेशन किया एओए के अंदर जिससे कंपनी का नुकसान हुआ तो वो अलाउ नहीं है। दे शुडंट लीड टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी। हमने पहले आर्टिकल्स बनाए थे तब हमने बताया था कि हम राजस्थान के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने कुछ राजस्थानियों से कॉन्ट्रैक्ट किया, बट आफ्टर सम टाइम हमारे ऊपर किसी प्रकार से प्रेशर आया तो हमने ऐसा लिख दिया आर्टिकल्स में कि हम राजस्थान के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड हमने जिन जिन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था एज पर राजस्थानी हम जैसे जो लोग थे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो हमने उनसे सारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब उन लोगों को नुकसान हो गया, बट ये चीज़ करना अलाउ नहीं है, बिकॉज आप अल्टर करके आर्टिकल्स किसी और के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो आपसे तोड़ नहीं सकते। द फॉलोइंग आर द रेगुलेशन रिगार्डिंग अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। ये कुछ रेगुलेशंस है कि हम कैसे कैसे अल्टर कर सकते हैं। द कंपनी में अल्टर इट्स आर्टिकल्स विद ए स्पेशल रेजोल्यूशन। ड्यू इम्पोर्टेंट एंड केयर शुड बी गिवन टू एंश्योर दैट द अल्टरेशन ऑफ एओ डजंट conflict with the provision of the memorandum of association or the companies act। मीन्स कि कंपनी जो है वो अपने आर्टिकल्स जो है वो स्पेशल रिजोल्यूशन से अल्टर कर सकते हैं, ये हम देख चुके हैं पहले। ड्यू इम्पोर्टेंस एंड केयर शुड बी गिवन टू एंश्योर दैट द अल्टरेशन ऑफ एओए डजंट कन्फ्लिक्ट विद द प्रोविजन ऑफ द एमओए और कंपनीज एक्ट, कि हमें ध्यान देना है और उस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना ही पड़ेगा कि जो एओए हम अल्टर कर रहे हैं उसके बाद वो रिजल्टिंग जो एओए बन रहा है वो मेमोरेंडम एंड कंपनीज एक्ट के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर उनके साथ कन्फ्लिक्ट करेगा तो ये इनऑपरेटिव हो जाएगा, इसका वजूद खत्म हो जाएगा, हमें इसमें वापस चेंज करना पड़ेगा। एक कॉपी ऑफ एवरी स्पेशल रिजोल्यूशन। हमने यहाँ देखा है कि आर्टिकल्स होते हैं उसे हम अल्टर कर सकते हैं बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। वो जो हम अल्टर करते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन को के साथ, उसके बाद में जो आर्टिकल्स है, जो अल्टर होने के बाद में आर्टिकल्स है एंड जो स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी है, हमें उसे रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ेगा विद इन 30 डेज।
The proposed alteration shouldn't contravene the provision of the Companies Act. The proposed alteration shouldn't contravene the provision of MOA. Means जो अल्ट्रेशन रिजल्टेड अल्ट्रेशन है, जो प्रपोज अल्ट्रेशन करा है, उसके बाद में जो आर्टिकल्स बने वो कंपनीज एक्ट एंड मेमोरेंडम के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से उससे अपोजिट नहीं जाना चाहिए। जो अल्ट्रेशन किया है वो इलीगल नहीं होना चाहिए और द अल्ट्रेशन जो किया है वो कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। फिर द प्रपोज अल्ट्रेशन शुड इन नो वे इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग मेंबर्स। मतलब हमने अल्ट्रेशन किया, उससे पहले ये लिखा था, उससे पहले ये हमारा था कंपनी का आर्टिकल कि सबको 10-10 रुपये के शेयर वैल्यू के शेयर्स मिलेंगे। लोगों ने 10-10 रुपये के शेयर वैल्यू के शेयर्स ले लिए। अब हमने अल्टर करा आर्टिकल्स में और हमने उससे ऐसा लिखा कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उनको 12-12 रुपये देने हैं, 10 दे चुके हैं तो उनको 2-2 रुपये और देना है। इस स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब मोर देन 3/4 ऑफ द टोटल एग्जिस्टिंग मेंबर्स, अगर वो रेडी भी है तो भी आप ऐसा अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। आप उसकी जगह राइट शेयर के लिए चीज़ बना सकते हैं, बट वो जो प्रपोज्ड है कि आप 2-2 रुपये इंक्रीज कर दो पर शेयर, दे चुके फिर भी आप इंक्रीज कर दो तो वो एग्जिस्टिंग मेंबर्स की लायबिलिटी इंक्रीज कर देगा। इसकी जगह आप राइट शेयर का दो कि अगर आपकी मर्जी है तो आप लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, अगर आप नहीं लेते तो हम बाहर इशू करेंगे। फिर जो अल्ट्रेशन होता है वो स्पेशल रिजोल्यूशन से ही पास हो सकता है और अल्ट्रेशन कैन बी डन विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब अल्ट्रेशन जो किया गया है वो पुराना प्रभाव से कर सकते हैं, बट ये एक पॉइंट आप ध्यान रखिए कि अल्ट्रेशन पुराने प्रभाव से कर सकते हैं बट दे शुड नॉट लेड टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी। अगर आपने थर्ड पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उससे कुछ भी किसी भी प्रकार का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो या कॉन्ट्रैक्ट पे कोई इफेक्ट पड़े, वैसा नहीं होना चाहिए। और कोई कोर्ट है जैसे सिविल कोर्ट होती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये किसी भी कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार से किसी भी कंपनी के ऊपर ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकती कि आपको आपकी कंपनी के जो आर्टिकल्स है उसे अल्टर करवाने पड़ेंगे, ये कंपलसरी नहीं है। फिर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर डिफरेंट क्या होता है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर एक पूरा चार्ट है वो हम समझेंगे। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम होता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव कि कंपनी क्या काम करेगी इन फ्यूचर, कंपनी का मेन मोटिव क्या होगा, उसे कैसे अचीव करेंगे एक्सेप्ट। एक साथ में एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मी एंड माय फ्रेंड्स, हम टोटल 7 जने थे। हमने एक प्लान बनाया कि हमें गोवा जाना है, ये हमारा क्या है मेन ऑब्जेक्टिव। अब हमने प्लान बना दिया, ये हमारी लिए एमओए हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव है। वैसे सक्सेस कभी नहीं होता है गोवा जाने का प्लान, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जाती है। एंड अब पॉइंट पे कि एओए क्या होता है, हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया कि हमें गोवा जाना है, हमारा ऑब्जेक्ट फुल एंड फाइनल क्लियर है कि हमें जाना ही। जाए कैसे, कितने बजे, कैसे निकलना है, कहाँ रुकना है, क्या क्या करना है, कैसे आना है, वो डिसाइड करना है। तो हमें हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं कि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है। तो उसे हम बोलेंगे एओए कि हमारा ऑब्जेक्टिव हम कैसे अचीव करें, कि हमें ट्रेन से निकलना है, बस से निकलना है, फ्लाइट से जाना है, मुंबई जाना है, वहाँ से आगे जाना है कि हम अहमदाबाद जाके जा सकते हैं, वहाँ पे रुकना कहाँ पे, कितने दिन का ट्रेवल करना है, कैसे कहाँ कहाँ घूमना है, वापस कैसे आना है, कहीं और जाके आना है, कहीं और जाना, मतलब हमने मेन ऑब्जेक्टिव है गोवा जाना है। उसके साथ साथ पाप करेंगे, पुण्य करने के लिए शिरडी जाएंगे। तो हमने ऑब्जेक्टिव क्या करा कि पहले पाप भी करना गोवा जाके, और अगर गोवा गए तो वहाँ से हमारा इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव मतलब उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या, शिरडी में जाना है। तो उसके लिए अचीव जो करना है ना वो एओ है, सिंपल सी बात है। अब इसका ऑब्जेक्टिव हम डेफिनेशंस लाइक मैंने आपको समझाया था इजी मीनिंग में। अब एज अ लो डेफिनेशंस लैंग्वेज क्या बोलते हैं वो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव एमओ, इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, फर्दर इट स्पेसिफाइज द कंडीशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमने कंपनी क्यों बनाई है, हमने प्लान क्यों बनाया, क्योंकि हमें गोवा जाना था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है गोवा जाने का।
It contains the rules and regulation as well as bylaws of the internal management of the company. यहाँ क्या दे रखा है? इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी मीन्स कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कि हम गोवा जाना चाहते हैं, हम कैसे जाए. हम 7 दोस्त हैं. अब 7 की राय अलग है. कोई बोलता है ट्रेन, कोई बोलता है फ्लाइट, कोई बोलता है बस. अब एक जना बहुत रईस है, वो बोलता है फ्लाइट में चलते हैं, फ्लाइट में आते हैं, वहाँ 5 स्टार में रुकेंगे. अब दूसरा दोस्त है, वो बोलता है नहीं सर बस में चलो. वो तो बोले पैदल चलो मैं रेडी हूँ. तो बाकी के फ्रेंड्स तो क्या करेंगे, उनको कैसे एक म्यूचुअल प्लेस पे लेके आए कि ना पैदल ना फ्लाइट, ट्रेन से चलते या कार लेके चलते, कैसे भी तो हमें एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे लेके आना है. तो इंटरनल जो हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारा जो सब कुछ चल रहा है, हम उसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये एओ के जरिए हमें पता चलता है. रिलेशनशिप एमओए क्या बोलता है, हमें गोवा जाना है. तो अब गोवा जाएंगे तो वहाँ पे कहाँ कैसे किसे कंडीशन से हम कैसे रुकेंगे, गोवा जाएंगे वहाँ पे लोगों से कैसे करना है, वो हमारा सबका अलग अलग है. एंड एओए क्या बताता है कि हमारा आपस में तालमेल कैसा है, कंपनी और मेंबर्स एंड कंपनी का तालमेल कैसा है. और एमओए बताता है कंपनी का आउटर से कैसे तालमेल बैठेगा. मतलब हम सातों दोस्त मिलके बाहरी वातावरण जो लोगों से मिलेंगे वहाँ पे, तो हम कैसे उनके साथ रिएक्ट करेंगे, एक्सेप्ट अल्ट्रेशन. वैसे ये पॉइंट यहाँ पे काबू नहीं होता, मैं सिंपली बताता हूँ. एमओए क्या होता है, कंपनी जो बन रही है ना उसका फंडामेंटल ही है, फंडामेंटल कंडीशन है कि अगर एमओए के अंदर ये लिखा हुआ है तो कंपनी इसी चीज़ के लिए काम करेंगी. आप उसको मन चाहे तरीके से चेंज नहीं कर सकते. अगर कंपनी का कुछ रीज़न है, आपको चेंज करना नेसेसिटी है लॉ के कारण, या फिर आपका ऑब्जेक्ट आपको चेंज करना है क्योंकि आपको इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप कर सकते हो. बट उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है. पहले सेंट्रल गवर्नमेंट था, अब आरओसी हो गया. बट ईओ के अंदर क्या है, क्या स्पेशल रिजोल्यूशन करके भी आप अल्टर कर सकते हो. अल्ट्रा वायरस एनी एक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द एमओए आर अल्ट्रा वायरस एंड void. Furthermore, even unanimous votes for the consent of such act from all the shareholder cannot ratify it. हमने पहले गोवा का प्लान बनाया था, सबको सक्सेस था, सब हाँ भर चुके थे. बट फिर हमारे दिमाग में आया कि गोवा ना चल के लेह लद्दाख चले जाए. तो हमने ये प्लान बनाया, तो एक तरह से हमारी कंपनी का जो फंडामेंटल था वो हिल गया. हमारे 7 दोस्त थे वो गोवा के लिए रेडी थे, बट अगर 2-3 जने भी लेह लद्दाख के लिए रेडी ना हो तो उसके लिए हमारा फंडामेंटल जो था वो हिल गया. तो क्या बोल रहा है ये कि एमओए के बियॉन्ड जो भी काम किया जाता है वो void है. एंड फर्दरमोर अगर सारे दोस्त मिल जाए तो भी वो आप रेटिफाई नहीं कर सकते. जैसे आपने गोवा के लिए तो ट्रेन टिकट करनी थी आपको, लेकिन आपने प्लान आपका ये बना था, अब आप जाओ लेह लद्दाख जाना, अब उसके लिए आपने टिकट बना दी. अब इसमें ऐसा बोला है कि अगर सातों मिलके हाँ बने फिर भी नहीं जा सकते. रीजंस, पहले घर वालों को कौन समझाएगा, मतलब कंपनी लोग को कौन समझाएगा कि हम पहाड़ों पे जा रहे हैं. उसी प्रकार से सारे अगर मेंबर मिलके भी किसी भी प्रकार से एमओ के ऊपर जाके काम करते हैं तो वो अल्ट्रा वायरस है, उसे कभी भी हम अचीव नहीं कर सकते. और जैसे हमें कुछ जैसे भी जाना था, हमने उसके अंदर कुछ चेंज किया बाय रूट बाय ट्रेन, वहाँ पे 10 जगह घूमने वाले थे, 15 जगह घूमेंगे, 5 जगह घूमेंगे, 5 स्टार की जगह 3 स्टार में रहेंगे, सड़क पर सो जाएंगे, तो वो चेंज कर सकते हैं, वो एओ के अंदर होते हैं. तो एक्ट्स विच आर अल्ट्रा वायरस द एओए कैन बी रेटिफाइड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स. हाउएवर सच एक्ट शुड नॉट अल्ट्रा वायरस द एमओए. थैंक यू एवरीवन. आज हमने देख लिया था ईओ के बारे में, उसके कंटेंट्स के बारे में, उसको अल्टरेशन के बारे में, एंड डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए. अगर आपको ये डिफरेंस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा. एंड वैसे भी आप सबको लाइक, कमेंट एंड शेयर तो जरूर करना है. थैंक यू वेरी मच.